ये मूवी इस सीरीज का पहला पार्ट है और मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड और हेली नाम के एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है और हेली को चिढ़ा के उसे जल्दी से ऊपर आने को कहता है। अब हेली भी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में ही वहां से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेती है और अब वो मदद के लिए रिच को आवाजें लगाती है, लेकिन रिच अब उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक उस चट्टान पर रिच आके गिरता है, इसलिए हेली घबराकर उसकी तरफ देखने लगती है। तभी उसकी मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती है। अब वो हालत समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी कोई रिच को नीचे फेंक देता है और जोर जोर से हेली को ऊपर खींचने लगता है। अब जान बचाने की कोशिश में हेली उस रस्सी को ही काट देती है, जिससे वो सीधा रिच के पास नीचे गिर जाती है। अब वो रिच की तरफ देखती है और उसके हालात देखकर अपनी जान बचाने अपने गाड़ी की तरफ भागने लगती है, लेकिन भागते भागते उसका पाँव एक नोकीले तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कोई उसे घसीट कर ले जाता है। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस एरिया में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें कुछ डिफॉर्म लोगों को वजह माना जा रहा था। अब अगले सीन में हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन हाईवे पर उसे ट्रैफिक जाम लगा मिलता है। इसलिए वो एक ट्रक ड्राइवर के पास जाकर इस जाम की वजह पूछता है, जिस पर वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है और उसका सारा केमिकल सड़क पर आ गया है, इसलिए ये जाम खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन क्रिस के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए वो अपनी कार घुमाकर वापस चलने लगता है। वो अपने फोन पर किसी को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फोन का सिग्नल भी चला जाता है। अब रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ लेता है। इसके बाद वो देखता है कि यहाँ पर कई सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी है। उसे ये बात काफी अजीब लगती है। अब वो उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे घटिया सी शक्ल का एक आदमी दिखाई देता है। क्रिस उसे फोन के बारे में पूछता है तो आदमी फोन की तरफ इशारा करता है। क्रिस उस फोन के पास जाकर देखता है तो वो फोन ऑलरेडी डेड था। अब वो और ज्यादा परेशान होता है। तभी उसकी नजर पास लगे एक मैप पर पड़ती है, जहां उसे बियर माउंटेन नाम की एक कच्ची सड़क दिखती है जो आगे जाके हाईवे से मिलती थी। वो अपनी कार में बैठकर उस सड़क पर निकल पड़ता है। अब कुछ देर चलने के बाद उसके सामने 2 मोड़ आ जाते हैं, इसलिए वो कुछ देर सोचकर अपनी कार एक कच्चे सड़क पर मोड़ लेता है, क्योंकि मैप के अनुसार उसे कच्ची सड़क से ही जाना था। अब रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई पड़ता है जो काफी अजीब था, इसलिए वो रास्ता छोड़ के उसी की तरफ देखकर कार चला रहा था। तभी अचानक उसकी एक दूसरी कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। वो कार कुछ स्टूडेंट्स की थी। क्रिस पहले उन सब से माफी मांगता है और उन्हें नुकसान की भरपाई देने का भी वादा करता है। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि उन्होंने अपनी कार रास्ते में क्यों पार्क की थी, जिसपे वो लोग बताते हैं कि किसी ने रास्ते में एक काटेली तार छोड़ रखी थी, जिससे इनकी कार पंक्चर हो गई। अब उन स्टूडेंट्स में जेसी नाम की एक लड़की बोलती है कि पीछे एक पंप है जहां से वो किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पर क्रिस बोलता है कि वो अभी वहीं से आ रहा है और वहां कोई फोन नहीं है। इसलिए वो लोग आगे जाके मदद लाने का फैसला करते हैं और उनमें से एवम और फ्रांसिन वही गाड़ियों के पास पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते उन्हें कई अजीब चीजें दिखती है। जैसे पहले वो एक मरा हुआ नेवला देखते हैं जिसे शायद किसी ने फाड़ कर फेंका हो। अब कुछ देर चलने के बाद उन्हें गाड़ियों के टायर में आग लगी मिलती है, जिससे उन्हें यह एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ लोग जरूर है। क्रिस को वहाँ पर खतरा महसूस होता है, इसलिए वो सबको आगे बढ़ने कहता है। इधर एवम गायब हो जाता है, लेकिन फ्रांसिन उसे एक मजाक समझती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो उसे ढूंढने लगती है तो उसे वहां पर एवम का जूता दिखाई देता है। वो थोड़ा और आगे जाके देखती है तो उसे वहां एक कटा हुआ कान पड़ा मिलता है। अब वो डर जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़कर मार देता है। इधर वो लोग चलते चलते उस सड़क के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो अब जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तब उन्हें वहां पे एक घर दिखाई पड़ता है, इसलिए फोन की तलाश में वो लोग उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी उन्हें बहुत सारी लावारिस गाड़ियां मिलती है, जो उन सबको काफी अजीब लगता है। अब वो लोग घर के सामने कुछ आवाजें लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वो अंदर चले जाते हैं। अब अंदर उन्हें सब कुछ अजीब दिखने लगता है। क्रिस वहां फोन ढूंढने लगता है
और कार्ली बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे बाथटब में एक इंसान की लाश पड़ी मिलती है। इधर क्रिस को भी फ्रिज में इंसान के बहुत से बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और जेसी को एक नोकीली तार मिलती है जिससे उनकी कार को पंक्चर किया गया था, इसलिए वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक खटारा ट्रक आता है, इसलिए वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा ब्लॉक किया गया था। अब वो सब वहाँ फंस चुके थे, इसलिए वो सब कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छिपे थे। अब वो मॉन्स्टर्स अंदर आते हैं और फ्रांसिन की बॉडी को बिल्कुल उनके सामने लाकर पटक देते हैं। ये देखकर वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेते हैं और वो लोग फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगते हैं, जो एक कीहोल से स्कॉट और कार्ली देख रहे थे। अब वो लोग खाना खाके यानी फ्रांसिन की बॉडी को खाके सो जाते हैं, इसलिए क्रिस मौका देखकर धीरे धीरे वहां से निकलने लगता है। उसके पीछे जेसी भी वहां से निकलती है और इन दोनों को देखकर कार्ली और स्कॉट भी वहां से बाहर आ जाते हैं। अब वो सारे वहां से दबे पांव निकल रहे थे, तभी दरवाजे की स्प्रिंग बजने ही वाली थी कि क्रिस अपने हाथों से उस स्प्रिंग को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, इसलिए क्रिस उस स्प्रिंग से हाथ हटाकर वहां से भागने ही वाला था कि उनमें से एक म्यूटेंट क्रिस को देख लेता है और क्रिस भी वहां से भाग जाता है। अब वो सारे दरिंदे अपना खटारा ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर भागते भागते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सी लावारिस गाड़ियां खड़ी थी। वो वहां पर एक चलने लायक गाड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी गाड़ियां बेकार थी। अब वो म्यूटेंट अपने खटारा ट्रक से वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए वो सब वही छिप जाते हैं। अब क्रिस उनका ट्रक लेकर वहां से भागने का प्लान बनाता है और उनका ध्यान बटाने दूसरी तरफ भागता है और उन तीनों को उस ट्रक के पास जाने को कहता है। लेकिन तभी एक म्यूटेंट क्रिस के पैर पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो म्यूटेंट उसे मारने उसके पास बढ़ते हैं, तभी स्क्वाड भी उनका ध्यान बटाने दूसरी ओर भागने लगता है, इसलिए वो लोग उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। उसी वक्त जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर ट्रक के पास आते हैं और जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहां एवाम की बॉडी मिलती है। अब वो तीनों जल्दी से उस ट्रक में बैठकर वहां से निकलते हैं और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें स्कॉट दिखाई देता है, इसलिए वो ट्रक रोककर उसे जल्दी से आने को कहते हैं। लेकिन तभी एक तीर आकर स्कॉट की छाती चीर देता है। अब वो म्यूटेंट क्रिस के ऊपर भी तीर चलाते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक पेड़ पड़ा मिलता है, जिसकी वजह से उनका रास्ता बंद हो गया था, इसलिए वो लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो लोग उस पर चढ़ जाते हैं। वहां उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और जैसी क्रिस को फर्स्ट एड देती है। इसके बाद कार्ली को वहां एक रेडियो मिलता है, जिसकी मदद से वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों भाई उन्हें ढूंढते वहां तक पहुंच गए हैं। उन्हें देखकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करते हैं। तभी कोई रेडियो पर उन्हें जवाब देता है, जिसकी आवाज से उन्हें इनका पता चल जाता है और वो म्यूटेंट्स ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसलिए क्रिस और जेसी अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए वो म्यूटेंट वॉच टावर को ही आग लगा देते हैं। वॉच टावर को जलता देख कार्ली वहां से नीचे कूदकर मरने का फैसला करती है, लेकिन क्रिस उसे बचा लेता है। इसके बाद वो नीचे देखकर टहनियों पर कूदने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो टहनियां कुछ ही दूरी पर थी और जलकर मरने से बेहतर उन्हें वहां से कूदना लगता है। इसीलिए क्रिस सबसे पहले कूदकर एक टहनी पर पहुंच जाता है। इसके बाद कार्ली भी कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है और अंत में जेसी भी कूदकर सही सलामत एक टहनी तक पहुंच जाती है। इधर वो म्यूटेंट्स उन्हें कूदते हुए देख लेते हैं और उनमें से एक उन्हें मारने पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर वो लोग टहनियों के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट कार्ली के पीछे से आकर एक कुल्हाड़ी सीधा उसके मुंह के अंदर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। अब क्रिस जेसी को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि क्रिस के दिमाग में उस म्यूटेंट को नीचे गिराने का प्लान चल रहा था। इसलिए क्रिस एक टहनी को पकड़कर खींच लेता है और जेसी उस म्यूटेंट को फंसाकर यहाँ तक लेकर आती है। जैसे ही वो म्यूटेंट उनके नजदीक आता है, तभी क्रिस वो टहनी छोड़ देता है, जिससे वो म्यूटेंट नीचे गिर जाता है। उसकी यह हालत देखकर उसके भाई काफी गुस्सा होते हैं। इधर वो लोग एक झरने तक पहुंच जाते हैं और वहीं छिपकर रात बिताते हैं। अगली सुबह वो वहां से निकलने लगते हैं
और चलते चलते उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। वो लोग ढलान से नीचे जाने का सोच ही रहे होते हैं, तभी एक म्यूटेंट आकर क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो म्यूटेंट जेसी को पकड़कर ले जाते हैं। तभी क्रिस को रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है, इसलिए वो ढलान से उतरकर उस कार के सामने पहुंच जाता है। अब उनमें बात होती है और शरीफ बोलता है कि वो इन्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि कल रात इन्होंने इसे ही रेडियो पर मदद मांगी थी। अब क्रिस उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही एक तीर आकर सीधा शेरिफ की आंख फोड़ देता है। अब क्रिस शेरिफ की कार में बैठकर वहां से भागने की सोचता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ के पास थी। तभी वो म्यूटेंट वहां पर आ जाता है, लेकिन क्रिस वही झाड़ियों में छुप जाता है। अब वो शेरिफ की बॉडी कार में डालकर वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस कार के नीचे घुसकर कार को कस के पकड़ लेता है। अब इधर उन्होंने जेसी को उनके घर बांध कर रखा था और वो उसे मारने की तैयारी में होता है। तभी दूसरा म्यूटेंट शेरिफ की कार लेकर वहां पहुंच जाता है, इसलिए वो उसकी मदद करने जाता है। अब वो लोग शेरिफ की बॉडी को अंदर लाते हैं और उसके टुकड़े करते हैं। इसके बाद वो फिर से जेसी की तरफ बढ़ता है और तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है। और जैसे ही वो म्यूटेंट उस दरवाजे की तरफ जाता है, क्रिस शेरिफ की कार से उसे कुचल देता है। इसके बाद क्रिस दूसरे म्यूटेंट को भी घायल कर देता है और जल्दी से जेसी को आजाद करने लगता है। तभी वो म्यूटेंट उठकर क्रिस को उठाकर पटक देता है और क्रिस को पीटने लगता है। इधर जेसी खुद को छुड़ाकर उस म्यूटेंट के सिर में तीर मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी और एक म्यूटेंट आकर क्रिस को पीटने लगता है और इस बार भी जेसी पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा उसके छाती में मार देती है। अब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी एक म्यूटेंट जेसी का पैर पकड़ लेता है और वो दूसरे म्यूटेंट्स भी मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्रिस जेसी को छुड़ाकर वहां से बाहर आ जाता है और शेरिफ की कार के पीछे लगे गैस कैन को शूट कर देता है, जिससे उस पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है। अब वो दोनों उनका खटारा ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और उस गैस स्टेशन पर पहुंचकर क्रिस उस मैप को फाड़ देता है, क्योंकि कोई भी दोबारा उस रास्ते पर ना जा सके। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक शेरिफ को देखते हैं, जो उस मरे हुए शेरिफ की तलाश में यहाँ तक पहुंचा था। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था, तभी एक पूरी तरह से जला हुआ म्यूटेंट आकर उस शेरिफ को भी मार देता है। यानी वो दरिंदे अभी भी मरे नहीं थे और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।